नोट कर लिए थे? कहाँ तक नोट किया है? सारे आयतन नोट कर लिए थे? ठीक है। समताएं नोट करो भाई। ज्वारीय आयतन तो किया था। ज्वारीय किया है तो दूसरा लिखो, अंतःश्वसित सुरक्षित आयतन। अंतःश्वसित सुरक्षित आयतन। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है। बराबर करके लिख दो 2500 से 3000 ml। मैं जो बोल रहा हूं वही लिख लो, है ना। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है। बराबर करके लिख दो 2500 से 3000 ml। अगला लिखो ERV, निःश्वसित सुरक्षित आयतन। निःश्वसित सुरक्षित आयतन ERV। तो ये जो ERV लिखा है ना, उसके बराबर करके पहले तो इसका मान लिख दो 1000 से 1100, उसी लाइन में है ना, 1000 से 1100 ml। हाँ, 1000 से 1100। कौन सा नहीं, उसके अलावा है, निःश्वसित कर दी, उसके अलावा और कर सकते जो। लिखो इसमें वायु आयतन की वह मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है। बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है। अगला लिखो RV, अवशिष्ट आयतन। हाँ, लिखो आया तो था 1000 से 1100। अब लिखो अवशिष्ट आयतन। देखो इसमें पहले तो बराबर करके अमाउंट लिख दो 1100 से 1200। 1100 से 1200 लिखो। बलपूर्वक निःश्वसित करने के बाद, बलपूर्वक निःश्वसित करने के बाद, बलपूर्वक निःश्वसित करने के बाद फेफड़ों की कूपिकाओं में, फेफड़ों की कूपिकाओं में बची रह जाने वाली वायु की मात्रा, वायु की मात्रा। ठीक है, अपन ने बलपूर्वक निःश्वसित कर लिया, उसके बाद में भी जो लंग्स में रह जाएगी वो क्या होती है, अवशिष्ट आयतन। अब लिखो क्षमताएं। पहली क्षमता लिखो IC, अंतःश्वसन क्षमता। उसके बाद में वो 4 हो गए ना, 5 पॉइंट लिख दो। अंतःश्वसन क्षमता IC। अंतःश्वसन क्षमता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बराबर करके लिखो TB प्लस IRV। TB का मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। IRV का मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IC में बराबर करके लिख दो TB प्लस IRV। परिभाषा लिखो,
वायु की वह मात्रा जो अंतःश्वसित की जा सकती है। वायु की वह मात्रा जो अंतःश्वसित की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें सामान्य अंतःश्वसन भी आ जाएगा और बलपूर्वक भी आ जाएगा, दोनों के दोनों, टोटल ये अमाउंट है। अगला लिखो ईसी, निःश्वसन क्षमता। इसमें लिख दो ईसी बराबर है टीबी प्लस ईआरवी। देखो वायु का कुल आयतन, हाँ टीबी प्लस ईआरवी, वायु का कुल आयतन जो कि बलपूर्वक निःश्वसित की जा सकती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सामान्य बहिःश्वसन भी आ जाएगा और बलपूर्वक बहिःश्वसन भी आ जाएगा। अगला लिखो क्रियाशील अपशिष्ट आयतन एफआरसी। एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बराबर करके लिख दो ईआरबी प्लस आरबी। देखो इसमें सामान्य निःश्वसन के बाद, सामान्य निःश्वसन के बाद, सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़ों में, सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़ों में बची रह जाने वाली वायु की मात्रा, बची रह जाने वाली वायु की मात्रा। ठीक है, अब इसको जो अपन को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो दोनों आयतनों को जोड़ देंगे, है ना। आगे लिखो जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। देखिए इसमें वायु की वह मात्रा, वायु की वह मात्रा जो, वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात, वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात, वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात बलपूर्वक अंतःश्वसित की जा सकती है। वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात बलपूर्वक अंतःश्वसित की जा सकती है। बराबर करके लिख दीजिए ईआरबी आईआरबी प्लस टीबी, ईआरबी आईआरबी प्लस टीबी। अब लिखो कुल क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता टीएलसी।
फेफड़ों की कुल क्षमता। देखो, बलपूर्वक अंत्य शोषण के पश्चात, बलपूर्वक अंत्य शोषण के पश्चात बलपूर्वक अंत्य शोषण के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की मात्रा, समायोजित वायु की मात्रा। इसमें सब कुछ जोड़ दो, चारों के चारों जो बोल रही हूं उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का विनिमय। तो बताओ, गैसों का जो विनिमय होता है वो कौन कौन से स्तर पर होता है? एक तो कूपिका और रक्त के बीच में होता है, और दूसरा रक्त और ऊतकों के बीच में होता है। ठीक है, और ये देखो, ये जो कूपिकाएं होती हैं वो आपको पता है दोनों फेफड़ों को मिलाकर के कितनी होती है? 300 मिलियन होती है। कितनी होती है? 300 मिलियन होती है। और ये जो गैस जाती है वो अपने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी। तो बताओ, ऑक्सीजन वातावरण से कूपिकाओं में जाएगी, और जो CO2 है वो कूपिकाओं से वातावरण में जाएगी। तो वो देखो, वो समझते हैं कैसा होता है। ये मान के चलो, ये मैंने बना दिया क्या? कूपिका है। ठीक है, यह है अपना हृदय। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं भाई? 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इधर से नीचे कहां पे आ जाते हैं? टिश्यू में। तो टिश्यू के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर क्या है? कोशिका है। अब देखो, जो ऑक्सीजन है पहले वातावरण से कहां पे आएगी? कूपिका में, कूपिका से हृदय में, हृदय से ऊतकों में, और ऊतकों से कोशिकाओं में। कोशिका उसको यूज करेगी, क्या बना देगी? CO2। CO2 कोशिकाओं से ऊतकों में, ऊतकों से हृदय में, हृदय से कूपिकाओं में, और कूपिकाओं से बाहर चली जाती है। लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है किस आधार पर होता है? पार्शियल प्रेशर पर, आंशिक दाब के आधार पर। तो देखो, अपन पहले वातावरण की बात करते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है? 159 mmHg होता है, और वातावरण में CO2 का आंशिक दाब कितना होता है? 0.3 mmHg होता है। ये आपको याद रखनी पड़ेंगे ना, कौन सा कितना होता है। फिर अगर अपन एल्वोलाई में आ जाते हैं तो देखो, अब मैं पहले लिखूंगा और एक बाद में लिखूंगा। पहला वाला किसके लिए होगा? ऑक्सीजन के लिए होगा, बाद वाला CO2 के लिए होगा। इसमें हो जाता है 104 और 40। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 104 किसका है? ऑक्सीजन का है, और बाहर कितना है उसका? 159 है। तो कौन सा वाला ज्यादा है? वातावरण का कि कूपिका के अंदर का? वातावरण का ज्यादा है ना। तो जो CO2 है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वातावरण से कहां पे आएगी? कूपिकाओं में आएगी। कहां पे आएगी? कूपिकाओं में आएगी। अब बताओ, कूपिकाओं से ये जो ब्लड आता है किधर आएगा? लेफ्ट एट्रिया में आता है। ये धमनी लेकर के आती है कि सिरा लेकर के आती है? सिरा लेकर के आएगी। कौन सी वाली? इसको बोला जाता है फुफ्फुसीय सिरा, या फिर पल्मोनरी वेन। क्या बोला जाता है इसको? फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, ये लेकर के उसको आ जाती है। अब बताओ, ये 104 है और इधर है ये लेफ्ट एट्रियम है। तो 104 से अगर ऑक्सीजन नीचे आ रही है तो इधर जो इसमें पार्शियल प्रेशर होना चाहिए ऑक्सीजन का कम होना चाहिए 104 से कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी तो नीचे आ सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है कितना होता है? 95 और 40 होता है। कितना होता है? 95। तो देखो, यहाँ पे कितना था? 104 था, यहाँ पे कितना है? 95। तो 104 से 95 पे आ गई। अब ये जो रक्त है किधर आ चुका है? लेफ्ट
आलिंद में आ चुका है, बाएं आलिंद में आ चुका है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में चला जाएगा और इस बाएं नीले से कौन लेकर के आ जाएगी इसको, सिस्टेमिक आर्टरी। कौन लेकर के आ जाती है, सिस्टेमिक आर्टरी, जिसको बोला जाता है देहिक धमनी। देखो ऐसा याद रखो, जो धमनी होती है ना वो हृदय से दूर की तरफ जाती है, ब्लड को लेकर के दूर की तरफ जाएगी। ये हृदय था, ये क्या है, धमनी है, तो ये देखो हृदय से दूर की तरफ लेके जा रही है, और मतलब किसके पास में, शरीर के पास में लेके जाएगी। और जो सिरा होती है वो हृदय की तरफ आती है, तो देखो ये सिरा थी, ये हृदय की तरफ आ रही है। समझ गए क्या? जो सिराएं होती है वो रक्त को हृदय की तरफ लेकर के आती है, और जो धमनियां होती है वो हृदय, जो रक्त को हृदय से दूर लेकर के जाती है। अब देखो यहाँ पे 95 और 40 था, तो वही जो ब्लड इसमें था वही तो नीचे आया होगा, और वही जो ब्लड है वही तो इधर आएगा, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 95 और 40 हो जाएगा। अब बताओ ये जो ब्लड है वो ऊतकों में जाएगा, अब यहाँ पे कितना है, 95 है, तो ऊतकों में 95 से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखो ऊतकों में कितना होता है, 40 और 45। 40 किसका है, ये ऑक्सीजन का है, और यहाँ पे कितना था, 95 था, तो 95 से 40 आ गया है। अब ऑक्सीजन किसको दे दी, कोशिकाओं को दे दी, और कोशिकाएं उसका क्या करेगी, उपभोग करेगी। क्या करेगी, उपभोग करेगी, और क्या बना देगी, CO2 बना देगी। तो देखो यहाँ पे CO2 का कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। हो गया 45 CO2 का। अब बताओ CO2 को अपन कहां से कहां पे लेके जाएंगे भाई, पहले राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में लेकर के जाएंगे। कहां पे लेकर के जाएंगे, दाएं आलिंद में। उसके दाएं आलिंद के बाद में वो कहां पे आ जाएगा, दाएं नीले में, और फिर दाएं नीले से उसको हम वापस से कहां पे लेके चले जाएंगे, कूपिकाओं में लेकर के चले जाते हैं। कूपिकाओं में कितना है बताओ, यहाँ पे CO2 का कूपिकाओं में कितना है दाब, 40 है, और यहाँ पे कितना है, 45 है। तो बताओ 45 से 40 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इधर भी कितना है, 40 45, इधर भी कितना है, 40 45। अच्छा ये ऊतकों से पहले हृदय में लेके जा रही है, मतलब हृदय की ओर लेके जा रही है, तो ये धमनी होगी कि सिरा होगी, सिरा होगी कि धमनी होगी। देखो ऊतकों से लेकर के हृदय की ओर लेके जा रही है, हृदय की ओर, तो सिरा होगी। लेकिन सिरा भी कौन सी, सिस्टम से लेकर के जा रही है कि हृदय से लेकर के जा रही है, सिस्टम से। तो सिस्टम से लेके जाने वाले को क्या बोल दिया जाता है, सिस्टेमिक वेन। इधर आर्टरी लेकर के आती है और ये लेकर के जाती है। अब बताओ हृदय से दूर, हृदय से दूर क्या लेकर के जाएगी, धमनी। कहां पे लेकर के जा रही है, फुफ्फुस में। फुफ्फुस से क्या यूज किया जाता है, फुफ्फुसी है, तो ये कैसी धमनी हो जाएगी, फुफ्फुसीय धमनी। देखो वातावरण में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 159 है, कूपिकाओं में कितना है, 104 है। तो जो ऑक्सीजन है वो अपने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आई, मतलब कहां पे आ गई, कूपिकाओं में आ गई। फिर इधर कितना है ऑक्सीजन, इधर की साइड में ऑक्सीजन है और इधर की साइड में CO2 है। इधर ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे, इधर 104 है, इधर कितना है 95 है। ज्यादा कौन सा, 104 ज्यादा, तो ज्यादा से कम की तरफ आ गया, तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। अब जो ब्लड इधर आया वही तो इधर आया होगा ना, तो वो ऐसा कैसा नीचे आ जाता, तो इधर भी कितना हो गया है 95। अब बताओ ये 95 से इधर जाएगा, इसका मतलब अंदर कम होना चाहिए ना, तो अंदर कितना होता है 40 होता है, तो 95 से 40 पे चला गया। ऑक्सीजन किसको दे दी जाएगी, कोशिकाओं को। कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़े दी और क्या क्या बना देगी, CO2 H2 और ATP। हमारे काम का कौन सा नहीं है, CO2। तो CO2 देखो ज्यादा कहां पे बनेगा, यहाँ पे 45 हो गया इसका, और वहां पे कितना है 40। तो इसको अपन इधर से मतलब ऊतकों से कूपिकाओं को तरफ भेजना है, लेकिन कैसे भेजेंगे, पहले ऊतकों से इसको हृदय में भेजा जाएगा, किससे, सिस्टेमिक वेन से, देहिक सिरा से, और वो क्या थी, देहिक धमनी थी। फिर ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और दाएं नीले से किसकी तरफ से, फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से इसको कहां पे भेज दिया जाता है, कूपिकाओं में भेज दिया जाता है। अब देखो कूपिकाओं में CO2 का कितना है, 40 है, वातावरण में कितना है 0.3 है। कौन सा ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो CO2 40 से वातावरण में इधर आ जाती है। ये किसके लिए था, ऑक्सीजन के लिए। ये किसके लिए है, CO2। कोई दिक्कत भाई,
तो देखो जो गैसों का जो विनिमय होता है कहाँ कहाँ पर होता है, कूपिका और रक्त के बीच में होता है और रक्त और ऊतकों के बीच में होता है। तो देखो ये कूपिका थी और ये रक्त था, तो कूपिका और रक्त के बीच में हो गया है। और दूसरा कौन सा है, ये रक्त था और ये ऊतक था, तो ऊतक और रक्त के बीच में भी विनिमय हो गया है। विनिमय का मतलब होता है आदान और प्रदान, तो आदान प्रदान दोनों तरफ से होना चाहिए ना। तो देखो इधर से इसने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, इधर से क्या दे दिया, CO2 दे दिया। इधर से इसने, इधर से जो आई वो क्या आई, ऑक्सीजन आई और दिया क्या, CO2। इधर से इसने कूपिका ने इधर ऑक्सीजन दी और इधर क्या ली, CO2 ली। आदान प्रदान, आदान प्रदान, जूते दो पैसे लो, ऑक्सीजन दो CO2 लो, ऑक्सीजन दो CO2 लो। अरे हुआ कि नहीं हुआ, यही तो क्या होता है गैसों का आदान प्रदान। तो देखो जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किस पर निर्भर करता है, गैसों के आंशिक दाबों पर। किस पर, गैसों के, अच्छा कभी नाम सुना, एक तो होता है दाब और एक होता है आंशिक दाब, दोनों में क्या फर्क है, बहुत में तो क्या है, बहुत में देखो जो पूरी की पूरी जो वायु होती है ना उसमें जो गैस का दाब होता है उसको दाब बोला जाता है, पूरी हवा में पूरी वायु में। लेकिन अपन को स्पेशली उस वायु में से ऑक्सीजन का कितना है उसको क्या बोला जाता है, आंशिक दाब। मतलब उससे पूरी की पूरी वायु में ऑक्सीजन का कितना अंश है, तो अंश के दाब को क्या बोल दिया, आंशिक दाब बोल दिया है। तो गैसों का आंशिक दाब पर निर्भर करता है। समझ गए क्या भाई, करो इसको नोट, गैसों का विनिमय। हाँ भाई, ये तो कोई दिक्कत, बता क्या दिक्कत है अगले वाले पे। सिस्टमेटिक वेन में क्या चाहिए, जो किसमें नहीं होती है, मेरी बात सुन, दोनों पूरे ब्लड में ऑक्सीजन भी होती है CO2 भी होती है, ऐसा थोड़ी ना है कि इधर जाएगी, वो जाती नहीं है, वापस से ट्रेवल होती है ना। तो ब्लड में तो दोनों ऑक्सीजन दोनों ही गैस मिलेंगी। ऐसा अपन ने बोला है कि इधर अपने करवाया किसका है, ऑक्सीजन का, ज्यादा उसका है। तो इधर वाले में जो सिस्टमिक जो होती है ना उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, पर ऐसा नहीं कि CO2 है ही नहीं है, CO2 भी है लेकिन कम है। इधर भी क्या है, ज्यादा कौन सा है, CO2 है, तो ऑक्सीजन भी है। एक बताता हूँ, ब्लड में कोई ऐसा सेपरेशन तो है नहीं है कि बस ऑक्सीजन का ही चलेगा, दोनों ही चलते हैं ना। जैसे नाम सुना ना, एक होता है शुद्ध रुधिर, एक होता है अशुद्ध रुधिर। तो शुद्ध को शुद्ध क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है इसलिए। और अशुद्ध रुधिर को अशुद्ध क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें CO2 ज्यादा होती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है लेकिन कम और ज्यादा के बेसिस पर है, ऐसा है। ये क्या है, कूपिका। ये समझ जाओगे ना भाई, आगे जो लिखा हुआ है वो ऑक्सीजन का है, बाद वाला CO2 के लिए है। हाँ कर लो आराम से। अच्छा ये बताओ, धमनियों में जो रुधिर होता है शुद्ध होता है क्या, शुद्ध होता है,
शुद्ध होता है नॉर्मली तो। लेकिन ये जो फुफ्फुसीय धमनी और जो फुफ्फुसीय सराय होती है वो इसका क्या होती है, अपवाद होती है। ठीक है, तो इस देखो ये यहाँ पे क्या है, सिरा है ना, सिरा में नॉर्मली तो कैसा होना चाहिए था, अशुद्ध होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो आता है वो कैसा आता है, शुद्ध रुधिर है। ये क्या है, धमनी है, धमनियों में बताओ कैसा रहेगा, शुद्ध रुधिर रहेगा। बोले तो ऑक्सीजनेटेड। ये क्या है, सिरा है, इसमें बताओ कैसा आएगा, अशुद्ध। इसमें ये धमनी है, इसमें कैसा होगा, धमनी में नॉर्मली तो कैसा होता है, शुद्ध होता है, लेकिन ये फुफ्फुसीय धमनी वाली है वो कैसा है, अपवाद है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध होता है। नॉर्मली सिराओं में अशुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध होता है। कुपिका से कैसे जाएगा, ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, हट का होता, तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पंप तो वही करेगा भाई। जो डीऑक्सीजनेशन का होता है पहले से अशुद्ध होकर जाएगा। जो हृदय का काम क्या होता है, ऊतक से तो क्यों जा रहा है, देखो ना प्रेशर की वजह से जा रहा है। कहाँ पे है, नहीं तो प्रोसेस तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे कितना था, 45 था, तो प्रोसेस क्या होता है, पहले ये हृदय के पास में जाएगा। हृदय क्या करता है कि अगर इस अशुद्ध रुधिर में कोई भी पोषक पदार्थ होंगे उनको अपने पास में रखता है पहले, फिर जाकर के उसका क्या यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद वहां पे किया जाता है। किसका, हाँ ऑक्सीजन का है ना, हाँ अच्छा तुम क्या बोल रहे हो कि इधर से ऑक्सीजन इधर से इधर आ सकती है, तो ऑक्सीजन का तो जो प्रोसेस अपन ने क्या बताया है, तो जैसे ये होता है ना प्रोसेस, अपन तो ऐसे लिख दिया है, जो हृदय होता है इधर से 4 फुफ्फुसीय सिराएं होती हैं। ठीक है, तो फुफ्फुसीय सिराएं लेकर के ब्लड को लेके आती है ना, तो जिसका जो पाथवे है, एक बात बताओ, तुम्हें इधर भी ओपनिंग दिखाई दे उधर भी ओपनिंग दी, जाने का जो रास्ता है तरीका वो तो यही है ना। तो प्रेशर की वजह से नहीं भाई, जाएंगे तो उधर से भी कूदेंगे तो भी नीचे जाएंगे, और इधर से जाएंगे तो भी नीचे जाएंगे। लेकिन जो पाथवे होता है कि पहले किधर जाएगा, अपनी कुपिकाओं से हृदय की तरफ जाएगा, फिर हृदय उसको क्या कर देता है, पंप कर देता है, ये ऐसा प्रेशर है। और इधर से क्या जाएगा, पहले वो हृदय के पास में जाता है। जाने का रीजन ये होता है कि बाई चांस इस अशुद्ध रुधिर में अगर कोई भी हमारे शरीर के लिए काम की जो पोषक पदार्थ है, तो ये जा क्यों रहा है, अपन को तो उसको ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकालना है, लेकिन उसके ब्लड के साथ में अगर कोई पोषक पदार्थ वो भी चले गए फिर, तो उनको ब्लड कलेक्ट, ये जो हृदय है वो कलेक्ट कर लेता है, वापस से इधर ये प्रोसेस आता है, क्योंकि डायरेक्टली इससे उधर नहीं जा सकता ना, पहले इधर से जाएगा। वैसे तुम बोलो कि सर इधर आ गया है तो इधर से ही अपना उधर डायरेक्ट भेजते, प्रोसेस तो क्या है, इधर आपने पढ़े होंगे ना कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड बॉल्व होते हैं, उधर से पहले वो नीचे जाएगा भाई, इधर से डायरेक्ट जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इधर से जो है नली लगी हुई है ना, वो इसको पहले कहाँ पे लेके जाएगी, हृदय में, फिर हृदय से आगे जाता है। तो डायरेक्ट कोई बाईपास का कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए नहीं जाता। वरना तो होता क्या कि अपन इसका फिर जरूरत नहीं पड़ती, फिर भाई तुम्हारा प्रेशर हो गया है तो प्रेशर इसकी वजह से तो क्रिएट हो रहा है ना। अगर ये देखो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर से उसको पंप करता है, इसलिए उसकी वजह से तो क्रिएट हो रहा है। पंप करने का मतलब क्या, ज्यादा प्रेशर लगा रहा ना, प्रेशर कहाँ से बनेगा फिर भाई। अपन बोलते हैं कि जो बायानिल है इसकी जो दीवार होती है सबसे मोटी होती है, क्यों होती है, उनको ज्यादा प्रेशर लगाना है, और यहाँ पे तो कम की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखो ये जो विसरण होता है, ऐसे नोड, हाँ हुआ है ना, तो देखो ये जो गैसों का अपन ने जो आदान प्रदान करवाया है वो कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, विसरण। ठीक है, सरल विसरण जिसको बोला जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, सरल विसरण द्वारा होता है।
ठीक है। अब अपन ने जो ये कूपिका और रक्त के बीच में परिवहन करवाया ना, उसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसा होता है, जो कि अपन के एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ये है कूपिकाएं। कूपिकाओं में मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकंड, ठीक है। और अगर हमें किसी भी चीज का विसरण करवाना है तो उसके लिए जो दीवारें हैं वो पतली होनी चाहिए कि मोटी? पतली होनी चाहिए। और पतली जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है? सरल सल की उपकला होती है, SSE, ठीक है। और नीचे अपन ने क्या बना दिया, ये रक्त है, और रक्त में भी सबसे पतली जो होती है रक्त वाहिनी वो कौन सी होती है? केशिकाएं होती हैं भाई। सबसे बड़ी महाधमनी, महाधमनी से फिर धमनी, धमनी से फिर धमनिका, धमनिका से फिर केशिकाएं। तो ये मैंने क्या बना दी? केशिकाएं बना दी। केशिकाओं के अंदर बताओ क्या भरा हुआ है? अरे रक्त वाहिनियों के अंदर क्या हुआ है? ब्लड है ना, ये ब्लड है। और इसकी भी क्या होती है? ये एपिथेलियम होती है। क्या होती है? एपिथेलियम होती है। तो इसकी भी एपिथेलियम जो होती है वो कैसी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसकी जो एपिथेलियम होती है उसको बोला जाता है एंडोथेलियम। रक्त केशिकाओं की एपिथेलियम को क्या बोला जाता है? एंडोथेलियम बोला जाता है। अब इस कूपिका के बीच में और इस रक्त केशिका के बीच में एक क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन, जिसमें क्या पाए जाते हैं? बेसमेंट सब्सटेंस होते हैं। और ये जो बताओ, ये जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा थिक होनी चाहिए कि थिन होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए, तभी तो विसरण हो पाएगा। तो ये क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कि आधारी कला या फिर आधारी झिल्ली। आधारी कला। अब देखो, एक तो ये हो गया है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया है। इन तीनों को मिलाकर के ही बोल दिया जाता है क्या? विसरण कला। क्या बोल दिया जाता है? विसरण कला। तो देखो, जो विसरण कला है उसमें तीन परतें पाई जाती है। एक परत तो क्या है? कूपिकाओं की सरल सल की उपकला। किसकी? कूपिकाओं की सरल सल की उपकला। और दूसरा क्या होता है? रक्त केशिकाओं की सरल सल की उपकला, जिसको क्या बोला है? एंडोथेलियम बोला है। और इन दोनों के बीच में आधारी झिल्ली। और इस आधारी झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? आधारी तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आधारी तत्व पाए जाते हैं। तो बताओ, ये जो विसरण कला है, अब देखो ये तो अपन को पता है ना, इधर से गैसें आदान प्रदान होंगी, तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कोई भी चीज मोटी होनी चाहिए कि पतली होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। तो ये जो विसरण कला है ये कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। तो इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये होती है लेस देन 1 mm। 1 mm से भी ये कम की थिकनेस होती है इसकी मोटाई। तभी जाकर के क्या हो पाएगा? आसानी से विसरण हो पाएगा। क्या हो पाएगा? आसानी से विसरण हो पाएगा। तो देखो, विसरण दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो क्या, वो अपन ने पहले पढ़ लिया था, सांद्रता प्रवणता। ठीक है, अपन वापस लिख देते हैं। किसके थ्रू होता है ये? सांद्रता प्रवणता के थ्रू होता है। दूसरी क्या बात है? आंशिक दाब। और तीसरा क्या है? मोटाई ऑफ विसरण कला। विसरण कला की मोटाई, इन पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्या चीज? गैसों का आदान प्रदान। तीन बातों पर। सांद्रता प्रवणता मतलब क्या है? जो चीज जहां पे ज्यादा वहां से कम की तरफ आ जाएगी, ये क्या होगी? सांद्रता प्रवणता। आंशिक दाब क्या है? जिसका पार्ट से प्रेशर ज्यादा है उधर से कम की तरफ आ जाएगा। और विसरण कला की मोटाई क्या है? कि अगर एक बात बताओ, इसकी मैंने मोटाई ज्यादा कर दी तो बताओ विसरण होने में कम टाइम लगेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा? तो विसरण नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसलिए विसरण कला की मोटाई कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। तो ये तीन बातों पर निर्भर करता है। कोई डाउट है तो पूछो भाई। देखो, जो आधारी तत्व कौन से होते हैं? फाइब्रस टिश्यू होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम भी सुना होगा। अच्छा, इसको बनाने का पर्पज क्या है? बनाने का पर्पज क्या है? कि दोनों के बीच में ये तो होना चाहिए कि ये भाई कूपिका वाला हिस्सा हो गया और ये एल्वेलाई वाला हिस्सा हो गया है।
ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इनको सेपरेट करने का काम होता है। अब सेपरेट तो कर रहा, पर ऐसा भी नहीं कि इसको ज्यादा ही मोटा कर दे कि बिल्कुल ही सेपरेट कर देगा फिर तो सेपरेशन के भी कैसे होना चाहिए, एक पतली होनी चाहिए, झिल्ली होनी चाहिए, जिसको अपन ने मेम्ब्रेन बोला। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, बहुत पतली झिल्ली होती है। करो इसको नोट। इसमें ये बताना CO2 जो है वो कहां से कहां पे जाएगी, रक्त केशिकाओं से कोशिकाओं में और कोशिकाओं से रक्त केशिकाओं में। CO2 CO2 जाती है रक्त केशिकाओं से एल्वुलाई में, फिर एल्वुलाई से बाहर चली जाती है। और जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं से रक्त केशिकाओं में आती है। अब देखो ये बताओ, जो विसरण हुआ एक तो कोशिका और रक्त के बीच में हो जाता है और एक रक्त और ऊतकों के बीच में होता है। तो ये जो कोशिकाएं होती है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। कोशिकाएं जो होती हैं सबसे ज्यादा। इसके 3 रीजन बताए जाते हैं कि क्यों कोशिकाओं को प्राथमिक स्थल पहुंचाया जाता है गैसीय आदान प्रदान के लिए। उसके 3 रीजन क्या होते हैं। एक तो बताओ, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादा होती है। कितनी होती हैं, 300 मिलियन होती हैं। देखो किसका मैं रीजन बता रहा हूं आपको। गैसीय विनिमय के लिए मुख्य स्थल क्या है, कोशिका है। देखो क्या क्या रीजन है इसके, क्योंकि पहला रीजन तो क्या है, कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है, संख्या ज्यादा है, इसकी वजह से जिस एरिया को ये कवर करेंगे, जो सरफेस एरिया है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो भी क्या जाएगा, पृष्ठीय या फिर सतही क्षेत्रफल, वो भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। सतही क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और इन कोशिकाओं के साथ में अभी अपन ने क्या बनाई थी, रक्त केशिकाएं बनाई थी। मतलब जो रक्त की आपूर्ति है वो भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो रक्त आपूर्ति भी क्या है, ये भी ज्यादा है। और ये जो विसरण कला थी, क्या थी, विसरण कला थी, वो भी कैसी है, पतली है कि मोटी है, विसरण कला की मोटाई जो कि है कैसी है, कम है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि बनाती है किसको, कोशिका को मुख्य स्थल किसके लिए, गैसीय आदान प्रदान के लिए। मुख्य स्थल का बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला है कि ऊतक और रक्त के बीच में नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादा किधर होता है, ये कोशिका और रक्त के बीच में होता है। तो क्यों होता है, ये सारे रीजन है। ये एक बार पॉइंट करो नोट। वैसे तो देखो ये जो पहला और दूसरा ना एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ये कोशिकाओं का नंबर ज्यादा है इसलिए तो सतही क्षेत्रफल ज्यादा है।
हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कूपिकाओं में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 है। शुद्ध रुधिर में कितना है ऑक्सीजन का? अशुद्ध रुधिर में कितना है? ऊतकों में कितना है? ऊतकों में ये ऊतक है, देखो इधर सब जो भी है वो कौन सा है? शुद्ध रुधिर है। इधर जो भी है वो कौन सा है? अशुद्ध रुधिर है। ये ऊतक है और वो कूपिकाएं। तो अब मिल गए, ठीक है। अब बताओ कूपिकाओं में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 है। वातावरण में कितना है? ठीक है। शुद्ध रुधिर में कितना है? 95, अशुद्ध रुधिर में कितना है? 40, ऊतकों में कितना है? 40 है। अब बताना CO2 का। वातावरण में CO2 का कितना है? कूपिकाओं में CO2 का कितना है? शुद्ध रुधिर में कितना है? अशुद्ध रुधिर में कितना है? ऊतकों में कितना है? 45 है, ठीक है। इसको अपन एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो पहले किसका आएगा? ऑक्सीजन का, फिर किसका? CO2 का, ठीक है। अभी पहले देख लो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको बता रहना है किसमें? वातावरणीय वायु में, ठीक है। उसके बाद कूपिका में, कूपिका के बाद में शुद्ध रुधिर में, शुद्ध रुधिर के बाद अशुद्ध रुधिर में, और इसके बाद ऊतकों में। तो बताओ ऑक्सीजन का वातावरणीय वायु में कितना होता है? कूपिका में कितना होता है? 104। शुद्ध रुधिर में कितना होता है? 95। अशुद्ध रुधिर में कितना होता है? और ऊतकों में कितना होता है? 40 होता है। CO2 का बताओ। कूपिकाओं में, शुद्ध रुधिर में और अशुद्ध रुधिर में और ऊतकों में 45। तो देखो CO2 जो ऑक्सीजन है वो वातावरणीय वायु से लेकर के कहां पे जाती है? ऊतकों में जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब। तो देखो 159, 104, 95, 40, 40, तो ये इधर से इधर चली जाती है। और जो CO2 है वो ऊतकों से वातावरणीय वायु में जाती है। तो देखो उच्च दाब से निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब, ये तो अपन ने पढ़ा है और यही उस टेबल में है। करो इसको नोट। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई टेबल से, याद रखना ना कि कहां पे किसका कितना दाब होता है।
हो गया। देखो गैसों का जो विनिमय होता है, एक कूपिका और रक्त के मध्य में होता है और दूसरा रक्त व ऊतकों के मध्य में होता है। ठीक है, कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए क्या होती हैं, प्राथमिक स्थल होती हैं या मुख्य स्थल होती हैं। गैसीय विनिमय एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है जो कि किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा होती है। और ये कौन कौन से पे बात करते हैं, गैसों की घुलनशीलता पर, विसरण झिल्ली की मोटाई पर और गैसों के आंशिक दाब पर। ठीक है, अगर कोई भी, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे डाला पानी और एक मैंने डाला शहद, कौन बताओ जल्दी जाएगा, पानी जाएगा, क्योंकि उसकी घुलनशीलता ज्यादा है। तो ये गैसों की घुलनशीलता पर भी निर्भर करता है, ये भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण वाली वायु है, उसमें कितना था 159 है और CO2 का कितना 0.3 है। इधर से ये अंदर आएगा, इसे कितना है 140 और 40 है। पहली साइड कौन सी है, एल्वेलाई, जिसको अपन ने क्या बोला है, प्राथमिक स्थल या फिर मुख्य स्थल। ये जो ब्लड होता है यहाँ पे कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन का कितना है पार्शियल प्रेशर 95 और CO2 का कितना है 40 है। तो इधर से देखो, ये इधर से इधर आ गया है, आ गया, उधर से फिर नीचे आ जाएगा और नीचे से फिर ये वापस ऊतकों में आ जाता है। ऊतकों में जो आता है तो वहां पे कितना हो जाता है, सेमी रहेगा, 95 और 40 रहेगा, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, शुद्ध आ रहा है। ठीक है, फिर ऊतकों से CO2 जाएगी, CO2 का कितना होता है ऊतकों में 40 से, और ये CO2 का तो 45 है और ऑक्सीजन का कितना है 40। तो 40-45 इधर है, इधर भी कितना रहेगा 40-45 और उधर कितना है वो 40 है। तो ऑक्सीजन इधर से इधर मूव कर रही है और इधर से इधर CO2 है। अब देखो ऐसा नहीं है कि इधर का जो रुधिर है तो उसमें केवल और केवल क्या है, ऑक्सीजन ही है, उसमें CO2 भी है, लेकिन ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया जाता है या फिर शुद्ध रुधिर बोल दिया जाता है। देखो आपको नॉर्मली क्या होता है कि शुद्ध रुधिर को अपन लाल कलर का देखते हैं और अशुद्ध रुधिर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो देखो इधर जो दर्शाया गया है आपको, ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा होता है, लाल रुधिर होता है, मतलब कि शुद्ध रुधिर है। इधर देखो ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, इसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा है, CO2 का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इधर वाले ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उधर वाले ब्लड में CO2 नहीं मिलेगी, मिलती है, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। ठीक है, तो ये अपन ने जो ये 3 पॉइंट लिखे थे ना, उसमें पार्शियल प्रेशर लिखा है, उसकी मोटाई लिखी है, तो उसमें एक घुलनशीलता और ऐड कर लो, है ना, गैसों की घुलनशीलता। ठीक है, ये अभी अपन ने टेबल बनाई दी थी। देखो इसमें जो ऑक्सीजन है वो वातावरणीय वायु से ऊतकों तक जाती है और जो CO2 है वो ऊतकों से वातावरण वायु तक आ जाती है। ठीक है, ये अपन ने वो देखा था, ये कूपिका है, ये कूपिकाओं के क्या है, भित्ति है, इसको बीच में क्या पाए जाते हैं, आधारीय तत्व पाए जाते हैं। किस में मिलेंगे, आधारीय झिल्ली में मिलेंगे। ये क्या है, देखो कूपिका की भित्ति की क्या है, सल की उपकला है, कौन सी वाली, सरल सल की उपकला है। नीचे ये क्या है, रक्त केशिका है, रक्त केशिका में रक्त रहेगा और रक्त में क्या मिलती है, RBC मिलती है, रक्त कणिका। और इसकी जो एपिथेलियम है उसको क्या बोला जाता है, अंतःकला या फिर एंडोथेलियम। और ये तीनों लेयर ही मिलकर के क्या बना लेती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर विसरण कला बना लेती है। देखो तो विसरण कला या फिर विसरण झिल्ली 3 मुख्य परतों से मिलकर बनी होती है। क्या, एक तो कूपिका की पतली सरल सल की उपकला है, कूपिका वाली, दूसरा क्या होता है, केशिकाओं की एंडोथेलियम हो गई या कूपिका केशिका, और दोनों के बीच का आधारीय तत्व। अच्छा, इसकी जो आधारीय कला की जो मोटाई है वो किससे भी कम होती है, 1 mm से भी कम होती है। इसका क्वेश्चन आ जाता है कि आधारीय कला की जो मोटाई होती है वो 1 mm से कम होती है, ज्यादा होती है, तो क्या बताना आप उनको, उससे कम होती है। तो देखो हमारे शरीर में सभी कारक जो ऑक्सीजन की कूपिकाओं से ऊतक, मतलब ऑक्सीजन कहां से कहां पे जाती है, कूपिकाओं से ऊतकों की तरफ आती है, और जो CO2 होती है वो ऊतकों से कूपिकाओं के विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। और ये जो विसरण है वो किसकी वजह से होता है, उनके आंशिक दाब की वजह से होता है। ठीक है, ये अपन अभी देखा था कि जो श्वसनीय सतह पर गैसों का विनिमय कूपिकाओं पर ही क्यों पाया जाता है ना, कूपिकाओं पर क्या पाई जाती है, रक्त की कोशिकाओं की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए रक्त की आपूर्ति भी ज्यादा हो जाती है। कूपिकाओं का क्षेत्रफल क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, और बहुत पतली क्या पाई जाती है, श्वसन झिल्ली पाई जाती है, जो कि 1 mm से भी कम होती है। ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया था, तो ये सारे मैंने इधर क्लियर कर दी है। अब है गैसों का परिवहन। बताओ अपने पास में कौन कौन सी गैस है,
अरे कौन कौन सी गैस का परिवहन करवाना है अपन को? ऑक्सीजन का और CO2 का। तो देखो जो श्वसन होता है वो 5 चरणों में पूरा होता है। पहला कौन सा है? श्वसन, जिसमें अंत श्वसन किया जाता है और बहिश्वसन किया जाता है। जब अंत श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन से भरपूर वायु हमारी कुपिकाओं तक चली जाती है। अब बताओ ये कुपी ऑक्सीजन जो आई है कुपिकाओं तक है, इस कुपिकाओं और रक्त के बीच में आदान प्रदान करवा दिया, रक्त के बीच में आदान प्रदान हो गया। अब ये जो रक्त होता है इसको किसको? गैस को कहां से? कुपिकाओं से ऊतकों तक लेके जाएगा और फिर वहां से CO2 को ऊतकों से कुपिकाओं तक लेके जाता है। तो ये आने और जाने का मतलब इसको क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट, बोले तो परिवहन। ऑक्सीजन का कहां से? कुपिकाओं से ऊतकों तक ऑक्सीजन जाती है और ऊतकों से कुपिकाओं तक CO2 आती है। तो ये परिवहन किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो इस परिवहन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ब्लड की होती है। तो नेक्स्ट क्या है? गैसों का परिवहन। कौन कौन सी गैस होती है भाई? CO2 और O2। तो गैसों के परिवहन के लिए माध्यम कौन सा होता है? ब्लड होता है। कौन सा होता है? ब्लड होता है। तो हमें देखो दो गैसों का क्या करवाना है? परिवहन करवाना। अब हमें ये पता है ही कि ब्लड के थ्रू करवाना है। कभी आपने अगर ब्लड का पता हो तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक उसके संगठित पदार्थ। तो संगठित पदार्थ में भी RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट होती है। तो परिवहन में संगठित पदार्थों में से कौन सी वाली हेल्प करेगी? हमारी RBC। और RBC के अंदर आपको पता होगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन हेल्प करेगा। एक तो प्लाज्मा और दूसरा कौन सा? हीमोग्लोबिन। तो देखो जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ में और दूसरा किसके साथ में? प्लाज्मा के साथ में। RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ में इसको बोल दिया जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोल दिया जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में ये जो ऑक्सीजन जाती है वो कितनी प्रतिशत जाती है? 97%। और बच गया कितना? 3%। तो वो हो जाता है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। किसमें? प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। कितना प्रतिशत हो गया? 100%। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसके बाद में CO2 की बात करते हैं। तो CO2 भी RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ में जाएगा। कितना प्रतिशत? 20 से 25%, जिसका एवरेज निकाल कर रखते हैं तो कितना आ जाता है? 23% आ जाता है। और ये जाता है फिर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। कैसे क्या बनता है वो अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो जो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है वो भी मतलब किसके साथ में जाएगा? प्लाज्मा के साथ में जाता है। किसके साथ में जाता है? प्लाज्मा के साथ में। कितना प्रतिशत? 70%। अब बच कितना गया? अब वो जो बचा हुआ है वो भी जाता है प्लाज्मा के साथ में, लेकिन कैसी अवस्था में? घुलित अवस्था में। तो हो गया क्या भाई 100% ये भी? तो देखो इसमें आपका जो क्वेश्चन जो अटका सकते हैं आपको, देखो ये भी प्लाज्मा के साथ में और ये भी प्लाज्मा के साथ में। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि CO2 का प्लाज्मा के साथ में कितना परिवहन होता है, कितना प्रतिशत होता है, तो 77 बताएंगे। और CO2 का प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कितना हो रहा है? 7। प्लाज्मा के साथ में घुलित अवस्था में तो 7% है, लेकिन ऊपर वाला भी तो प्लाज्मा के साथ में ही है ना। अब बताओ ऑक्सीजन का प्लाज्मा के साथ में कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन का प्लाज्मा के साथ में 3% होता है। CO2 का प्लाज्मा के साथ में 77% होता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में कितना होता है? 97। CO2 का हीमोग्लोबिन के साथ में कितना होता है? 23% होता है। और प्लाज्मा के साथ में CO2 का कितना होता है? 77। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में CO2 का कितना होता है? 7। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन का कितना होता है? 3। प्लाज्मा के साथ में ऑक्सीजन का परिवहन कितना होता है? प्लाज्मा के साथ में ऑक्सीजन का परिवहन 3। यहाँ पे घुलित में पूछे चाहे बिना घुले पूछे 3 ही आएगा। उधर घुलित पूछ लिया तो 7 और बिना घुला पूछ लिया तो 77। अरे समझ गए क्या? ऑक्सीजन और
हाँ, गुलित अवस्था में पूछे तो 7 और प्लाज्मा के साथ पूछे तो 77 लिखा 70 है। है। लिखा 70 75 है क्या? मतलब क्वेश्चन पूछ के CO2 का प्लाज्मा के साथ में कितना परिवहन होता है? बिना गुलित तो परिवहन हो जाएगा ना 70। वो 77 या 70। अरे पूछ रहा है ये, इसका क्वेश्चन ये था। मैं इसका नहीं पूछती, मैं आपको मेरा कौन सा, मैंने तो ये पूछा नहीं है बिना गुलाब वाला। मैंने क्या पूछा पहले मेरी सुनो कि CO2 का प्लाज्मा के साथ में कितना प्रतिशत होता है, बताओ कितना होगा प्लाज्मा के साथ? तो ये भी प्लाज्मा के साथ में ही और ये भी प्लाज्मा के साथ में, तो कितना हो गया 77 हो गया। फिर मैंने पूछा CO2 का प्लाज्मा में गुलित अवस्था में कितना होता है, तो 7%। अब ये पूछ रहा है कि प्लाज्मा का बिना गुली अवस्था में, तो बिना गुली अवस्था में तो केवल कितना हो जाएगा 70 है। और अगर आपसे पूछ ले कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कितना हो रहा है, तो भी 70 है। CO2 का प्लाज्मा में गुले पूछे चाहे बिना गुले पूछे, कितना आएगा 3% ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करने वाले हैं किसका परिवहन? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ में जोड़ करके और दूसरा प्लाज्मा में जोड़। अच्छा, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किधर से किधर होगा भाई? कुपिका से ऊतक कि ऊतकों से कुपिका? कुपिका से ऊतक की ओर। और CO2 का कहां से कहां तक होता है? ऊतकों से कुपिका की ओर। करो इसको नोट।